हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ में सर हैं डीके सर। तो डीके सर से थोड़ा सा जानते हैं। डीके सर यूपीएससी की तैयारी करते हैं और पिछले काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और सर से थोड़ा जानते हैं कि किस तरह की उनकी जर्नी है, किस तरह का उनका एक्सपीरियंस है, और सर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। सर अक्टूबर वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आई होप यू सर 2021 के अक्टूबर वाले एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हों। तो चलिए सर से थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम धर्मेंद्र गंगवार है और सर मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले पीलीभीत से रहने वाला हूँ जो कि बरेली के पास में पड़ता है। और सर, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने यूपीएससी को चुना है। यूपीएससी कोई छोटा मोटा कमीशन नहीं है, अपने आप में टॉप नंबर पर जाए। ग्रेड ए की ये जॉब देता है, ग्रुप ए की ये जॉब देता है। तो आपके जहन में, आपके समझ में सबसे पहले ये सवाल कहाँ से आया कि आपको यूपीएससी का तैयारी करना है? क्योंकि सर आप और भी छोटी मोटी सर्विस हैं, जैसे एसएससी है, कोई छोटी नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती हैं, लेकिन यूपीएससी एक टॉप लेवल की है। तो अपने यूपीएससी का ख्याल आपको कहाँ से आया कि आपको यूपीएससी ही करना है? सर बड़ा एक रोचक तथ्य हम आपको बताना चाहेंगे। जब सर मैं ट्वेल्थ के एग्ज़ाम सर दे रहा था या ट्वेल्थ में पढ़ाई कर रहा था, तो सर हमारे जो सीनियर्स भैया लोग हैं हमारे तहसील से, हमारे जहाँ पर स्थानीय जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहाँ से शहर से सर वो तैयारी करने आए। नेहरू बिहार में ही तैयारी कर रहे थे, हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे थे। सर उन लोगों का सिलेक्शन हो गया सबका। सर यूपीएससी के माध्यम से? जी सर, यूपीएससी के माध्यम से उनका सर सिलेक्शन हुआ है। तो सर जब होता ना कि अपने आसपास का माहौल, अब उन भैया लोगों का सिलेक्शन हो गया, थोड़ा मोटिवेशन आता है, ऐसा लगता है कि सर हम भी ट्राई कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हाँ, तो एक ये दूसरा सर ये रहा कि हमारा सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज में सर ग्रेजुएशन के लिए चयन हो गया था। सर यहाँ पर हमने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आपका हंसराज कॉलेज में ड्यू में एडमिशन हो गया? जी सर ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे सर मेरिट लगती है सर यहाँ पे। कंग्रेचुलेसन। एक्चुअली इस चीज़ को लेके मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक्चुअली ट्वेल्थ में जब मैं शायद 2017 या 18 के आसपास, शायद 17 में मैंने किया था, तो तब मैंने इसमें ड्यू में अप्लाई किया था, तो मेरे को हंसराज और क्रोरीमल नहीं मिल पाया था। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपको हंसराज कॉलेज मिला है। धन्यवाद सर इसके लिए। और तो सर वो एक अच्छा रोचक मोड़ था सर हमारी लाइफ का, जो सर हमें दिल्ली आने का मौका मिला। और सर यहाँ आके यहाँ सर जाना और थोड़ा डिटेल में जाना कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है, क्या कहाँ पर की जाती है, कौन सा एरिया है यूपीएससी के लिए दिल्ली में तैयारी करने लायक। तो सर पता चला कि नेहरू विहार मुखर्जी नगर, यहाँ पर सारी कोचिंग्स हैं, यहाँ पर माहौल एनवायरनमेंट मिलता है। तो सर हम लोग यहाँ आ गए तैयारी करने के लिए। मेरे दोस्त भी हैं कुछ लोग, तो हम लोग साथ में आ गए तैयारी करने के लिए। सर 2019 की जुलाई से हम लोग यहाँ पे हैं बीच में। अच्छा सर, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, क्या दिल्ली, आप बरेली से हैं? जी सर। बरेली में अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट भी होगा? जी सर। जी। तो एक चीज़ मेरे को ये चीज़ बताइएगा कि बरेली के जो स्टडी मटेरियल है या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट है तैयारी के लिए, और दिल्ली का एनवायरनमेंट है, उसमें सर डिफरेंट क्या होता है? सर वहाँ पर मुझे सर मेन डिफरेंस यही लगा सर, बरेली एक छोटा शहर है और सर दिल्ली एक बड़ा शहर पड़ जाता है। सर यहाँ पर कोचिंग्स अच्छी हैं, यहाँ पर पढ़ने का एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग यहाँ तैयारी करने आते हैं, सारी कोचिंग्स अच्छी हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक रिलेशन बन जाता है कि सर लोग यहाँ पर आना ज़्यादा पसंद करते हैं। और सर वहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि वहाँ पर कोई कोचिंग्स नहीं है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। वहाँ पे तैयारी का माहौल वहाँ भी ठीक है, शहर एरिया अच्छा है, लेकिन यहाँ पर उसके कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो लोग इसलिए डेली आते हैं क्योंकि यहाँ पर सारी कोचिंग्स मिल जाती हैं, गाइडेंस मिल जाता है अच्छा। तो सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसके लिए टेस्ट सीरीज जो होती है वो कितना ज़रूरी है? अगर कोई न्यू स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसको क्या टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, या फिर कोई ओल्ड स्टूडेंट है क्या उसको टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए? सर मेरे ख्याल से ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इस पर मैं कुछ बताना भी चाहूँगा। जहाँ तक सर मेरा एक्सपीरियंस है, टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। टेस्ट सीरीज क्योंकि अपने आप को जज करने का एक अच्छा माध्यम मिल जाता है। और ऐसे आप अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, आपको कौन सी चीज़ों पे अभी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक्स को आपको पकड़ आपकी कमज़ोर है, जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सर मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज ज़रूरी पड़ जाती है और वो हर एस्पिरेंट के लिए ट्राई भी करना चाहिए, सबको लगानी चाहिए, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को हो, चाहे वो ऑनलाइन हो। टेस्ट सीरीज तो देनी चाहिए क्योंकि टेस्ट सीरीज में हम खुद को जज कर पाते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए हर स्टूडेंट को। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि एक अभी फ़िलहाल में जो एक दौर चल रहा है वो कोविड का दौर चल रहा है।
अभी जैसे जैसे कोविड थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म होता चला आ रहा है, वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है इंडिया में, तो उसी चीज़ को लेके कि कोविड ने आपकी स्टडी पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो बच्चे छोटे शहरों से स्टडी करते हैं तो उनका यही कहना है कि हमारी फैमिली ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप बाहर नहीं रह सकते, घर पर रह के तैयारी कीजिए, तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, उसी वजह से उनका 2021 का जो अटैम्प्ट है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो आपकी स्टडी पर कोविड का क्या इफेक्ट पड़ा, वो सर थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताइएगा। सर जब जब सर कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो सर घर वाले भी काफ़ी घबरा गए थे, क्योंकि नई नई महामारी थी ये, तो इसके बारे में ज़्यादा पता था नहीं लोगों को, तो सर लोग काफ़ी घबरा गए थे। तो घर वालों ने हमें भी बुला लिया था, हम यहाँ से चले गए थे सर, तो अपने गांव में चले गए। तो सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि गांव में सर पढ़ाई इतनी बेटर नहीं हो पाती है, कई चीज़ें होती हैं, आपका इंटरनेट काम नहीं करता है, ठीक है, और नेटवर्क प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं सही से, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि इस समय ऑनलाइन ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए, तो काफ़ी बाधित हुई उसमें पढ़ाई अच्छी तरीके से। लेकिन इसके बाद जब सेकंड वेव आई, तो चूंकि हमारा प्रीलिम्स भी आने वाला है 2021 वाला, तो सर मैं दूसरी वेव में नहीं गया था, सेकंड वेव में मैं यहीं था। अपने सेकंड वेव में यहीं रह के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा है? जी सर, सेकंड वेव में मैं यहीं था, यहीं तैयारी कर रहा था, और मुझे लगता है कि जो तैयारी यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर रुके थे तैयारी कर रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी है, और 2021 या 2022 में जब भी अटेम्प्ट देंगे तो कुछ ना कुछ होगा बच्चों का। अच्छा सर, आप काफ़ी टाइम से दिल्ली में रहते हैं? जी सर, काफ़ी टाइम। तो कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर किसी भी स्टूडेंट से आप जानिएगा कि उनका मंथ का बजट क्या रहता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट न्यू दिल्ली आना चाहता है तो उसके लिए एक पैसे की दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सर पैसा भी एक मोटिवेशन का काम करता है। अगर किसी स्टूडेंट का पर मंथली पैसा आ रहा है तो वो अच्छे से पढ़ाई में अपना मन लगा सकता है, नहीं तो ध्यान भी इधर उधर भटकता है। तो सर आपका एक महीने का बजट एक एवरेज कम से कम कितना रह पाता है? अगर कोई स्टूडेंट किसी के साथ में रह के कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसे रहना चाहता है तो कितना बजट रह पाएगा? सर मेरा क्या है सर, हम मेरे सर 10,000 रुपये पढ़ते हैं सर महीने में, वो तो हो जाता है सर आराम से 10,000। लेकिन अगर आप 2 लोग या 3 लोग रह रहे हैं यहाँ पर एक रूम में, तो सर 7-8 हज़ार तक काम चल जाता है नेहरू बिहार के स्तर पे, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से पढ़ाई हो जाती है 7-8 हज़ार। अच्छा, सर ने ये बताया कि अगर आप नेहरू विहार में रूम लेके रहते हो, किसी के साथ में अगर पार्टनर रख लेते हो तो आपका 7-8 हज़ार के बीच में रह जाएगा मंथली का जो खर्च है। अच्छा सर, अब उसके बाद में देखिएगा यूपीएससी का सबसे पहले सर प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद में सर मेंस होता है, और उसी में प्रीलिम्स के बाद में सी सेट का भी पोर्शन आ जाता है। सर सी सेट के बारे में आप 2 लाइन बताइएगा, सी सेट के बच्चे किस तरह से तैयारी कर सकते हैं? सर अब सी सेट में सर क्या है कि उसमें थोड़ा मैथ का भी आता है, रीजनिंग का भी पोर्शन होता है, थोड़ा पैराग्राफ्स भी आते हैं, जो जिसे परसिस्ट बोलते हैं वो भी आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों को थोड़ा मैथ में थोड़ा वीक हैं या रीजनिंग में थोड़ा उनका सही नहीं है, तो उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो सी सेट की किताब से बुक्स लेके या कहीं से कोचिंग ऑनलाइन से लेके कहीं से भी उन पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि सर वो क्वालिफाई पेपर ज़रूर होता है, लेकिन सर उसको निकालना अपने आप में एक चुनौती होती है एक अच्छा खासा। तो सर मेरे ख्याल से कोचिंग अगर थोड़ा वीक है मैथ रीजनिंग तो सर कर लेना चाहिए, ध्यान दे देना चाहिए, कोचिंग ना करें वो अलग बात है, लेकिन ध्यान दे देना चाहिए सर। अच्छा सर, ये प्रीलिम्स हो गया, एक मेंस हो गया, मेंस में आंसर राइटिंग करना होता है, प्रीलिम्स में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जी। तो इन दोनों की क्या तैयारी एक साथ में करनी है न्यू स्टूडेंट को, या एक एक करके करनी है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लूँ, फिर उसके बाद में जो प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, जो मेंस के लिए टाइम मिलेगा उसमें मेंस को निपटा लूँगा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि सर हम आपको सर पता है अच्छी तरीके से कि सर हमारी जो यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है, एक लंबी दौड़ है, जहाँ पर हम लगे रहेंगे अगर तो कहीं ना कुछ मिल ही जाएगी मंजिल। तो मुझे ये लगता है कि और इस तैयारी के दौरान कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं है कि आप पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें या फिर आप मेंस की तैयारी करें, थोड़ा कंबाइन स्टडी शुरुआत में ज़रूर होती है, और मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को कंबाइन स्टडी करनी चाहिए, प्रीलिम्स मेंस को साथ में लेकर चलना चाहिए। हाँ, वो अलग फैक्टर है कि वो करना भी चाहिए, जब आपका प्रीलिम्स लगा हुआ है पास में तो 2-3 महीने आप केवल प्रीलिम्स को ही फोकस ज़्यादा करें, इसके बाद मेंस के दौरान आप मेंस को ज़्यादा फोकस करने लगें, क्योंकि सर क्या है कि प्रीलिम्स के दौरान आपकी चीज़ें पढ़ाई के दौरान बदल जाती हैं, आपको थोड़ा तथ्यात्मक होने की ज़रूरत पड़ती है प्रीलिम्स में, आपको थोड़ा अपने आप को फोकस रखना पड़ता है, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती हैं। तो स्टार्टिंग कंबाइन करना चाहिए प्रीलिम्स प्लस मेंस, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान धीरे धीरे आते, जैसे आपका प्रीलिम्स आने वाला है तो आप फोकस कर सकते हैं प्रीलिम्स। सर जिस तरह से कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, उसका 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ है, तीसरा अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि अब मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ और करना चाहिए या फिर कहीं और कैरियर बनाना चाहिए। तो सर उस चीज़ के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है यूपीएससी एस्पिरेंट को? आपने अभी बताया सर कि यूपीएससी एक मैराथन रेस है, तो इस मैराथन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो सर इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है? सर
मेरा ख्याल तो यही है सर कि इसमें एक सबसे बड़ी अपने आप में सर धैर्य बनाए रखना चाहिए। एग्ज़ाम है, अच्छा एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो सर निकालने में थोड़ा कठिनाई ज़रूर होती है, थोड़ा हो सकता है 1-2 बार में ना भी निकले, लेकिन सर धैर्य रखना चाहिए अपने आप में। और मोटिवेशन का है कि सर आसपास के लोगों से मिलते रहना चाहिए, सिलेक्टिव लोगों की बातें सुननी चाहिए, फेल्यूर हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए, उन्होंने कहाँ पर गलती की है, हम वो गलती ना करें। और हमारे जो टीचर्स हैं उनकी बातें थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट से मोटिवेशन ले सकते हैं, हम अपने जो आसपास के लोग सिलेक्ट हुए हैं उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं, और सर उसी माध्यम से सर ने बहुत अच्छी बात बताई। एक्चुअली जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है वो क्यों ज़रूरी है, सर ने इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में दे दिया है। देखिएगा, क्योंकि आपको दिल्ली में आसानी से फेलियर और सक्सेसर लोग आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। एम आई राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ पर हर तरीके के लोग हैं, आपको फेल्यूर भी मिलेंगे, आपको सक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे, जो आपको दोनों लोग आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप लोग, हाँ, तो आप लोग जिस तरह से बोलते हैं कि दिल्ली आना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, एक अटेम्प्ट देने के बाद में आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको डीमोटिवेशन होता है, कुछ चीज़ें लेके आप सीरियस हो जाते हैं कि मेरा नहीं हो पाएगा। देखिए नेहरू विहार या मुखर्जी नगर कोई भी जगह हो, आप लोगों को फेलियर जिन लोगों को 4 बार में भी नहीं हुआ है, 5वीं बार में यूपीएससी हुआ है, ऐसे लोग भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए स्टूडेंट दिल्ली आना चाहते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि एक चीज़ बताइएगा आप मेरे को कि एक स्टूडेंट क्या होता है कि तैयारी कर रहा है, अपनी कंटिन्यूस तैयारी कर रहा है, फिर उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि उसको ये चीज़ न्यूट्रलाइज होती है, रियलाइज़ होती है कि मैं अटेम्प्ट दूं या नहीं दूं लास्ट में। तो सर इस चीज़ पर क्या करे स्टूडेंट, क्योंकि अभी भी थोड़ा स्टूडेंट बहुत सारे कन्फ्यूजन है, 20 दिन एग्जाम के रह गए हैं, तो अपने घर वालों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि मैं अटेम्प्ट दूं या नहीं दूं। तो सर क्या इसकी तैयारी कभी पूरी हो ही नहीं पाती है, या फिर वो अपनी आप में थोड़ा गलत सोच बनाए हुए हैं? सर बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसा कि हम अच्छी तरीके जानते हैं कि यूपीएससी सिलेक्टिव नहीं है, यूपीएससी एक समुद्र है, और सर वहाँ हम उतरते हैं तो जैसे समुद्र की कोई था नहीं होती है, इसके सिलेबस की सर मतलब कोई विशेष वो नहीं है कि हम इसका हमें पता चले कि इसका सिलेबस ये है, सिलेक्टिव इसका पढ़ के हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कभी भी ये नहीं पता चल पाता है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है कि नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी ओवरऑल हम सारा सिलेबस एक बार पढ़ चुके हैं, 1-2 बार, तो सर मेरा तो यही मानना है कि बैठना चाहिए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम से हमें भागना नहीं चाहिए, एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें लग ही नहीं पाएगा इस तैयारी में कि हमारी तैयारी पूरी है। और अच्छा एक चीज़ मेरे को बताइएगा सर कि जिस तरह से यूपीएससी अगर स्टूडेंट कोई तैयारी कर रहा है तो क्या उन लोगों को प्लान बी रखना चाहिए या प्लान बी नहीं रखना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि प्लान बी हर चीज़ में रखना चाहिए, यानी कि बैकअप। जिस तरह से कुछ स्टूडेंटों ने मुझे बताया था कि नेट जेआरएफ है, कुछ स्टूडेंट बताते हैं हम लोअर पीसीएस भी देंगे, पीसीएस भी देंगे। तो सर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या 100% यूपीएससी के लिए देना चाहिए? और अगर कोई स्टूडेंट प्लान बी रख भी रहा है अपना, तो क्या उसका 100% यूपीएससी से फोकस हट जाता है? नहीं सर, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि अगर कोई प्लान बी है तो उसका हट जाएगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर प्लान बी है तो आप ज़्यादा सेफ़ हैं, सर ज़्यादा सेफ में खेल रहे हैं। लेकिन अगर आपका 100% मेहनत है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आपका टेस्ट सीरीज अच्छा जा रहा है, तो फिर प्लान बी की इतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखता है कि आपका प्लान बी होना चाहिए। और इसके बाद मेरा तो यही मानना है कि अच्छे से पहले 1-2 अटेम्प्ट यूपीएससी के ट्राई कर लेना चाहिए हर यूपीएससी एस्पिरेंट को, अपनी पूरी दम के साथ, पूरी मेहनत के साथ। इसके बाद अगर उसे लगे कहीं कि हाँ कहीं दिक्कत हो रही है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर डेफिनेटली उसे प्लान बी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि अगर वो यूपीएससी में देते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के कितने चांसेस होते हैं, और क्या वो क्राइटेरिया रहता है जिससे उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है? सर ये थोड़ा अच्छा लगा ये। और आप सर क्या होम डिस्ट्रिक्ट अपना प्रेफरेंस देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें एस्पिरेंट से ज़्यादा इच्छा रैंक की होती है सर। अगर आपका रैंक अच्छा है तो सर तभी आपको होम डिस्ट्रिक्ट या होम कैडर मिल पाएगा, इसमें नहीं मिल पाएगा अदरवाइज। तो अगर भविष्य में कभी यूपीएससी में अगर अच्छी रैंक आती है तो बिल्कुल मैं भी होम कैडर को लेना पसंद करूँगा, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा रैंक पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको मिल भी सकता है, अगर आपकी रैंक ख़राब है, मतलब कम है, ख़राब के तो नहीं कह सकते, यूपीएससी में निकालना ही अपने आप में बड़ी बात होती है, तो ख़राब ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपकी थोड़ी नीची रैंक है तो हो सकता है आपको होम गाइड ना मिल पाए। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई, जिन लोगों का सपना है कि जैसे जो उत्तर प्रदेश से हैं वो उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एनी अदर पोस्ट, तो उन लोगों को अपना रैंक पे थोड़ा सा ध्यान देगा होगा, क्योंकि एक रीजन होता है उसके पीछे का। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको होम क्वार्टर मिल सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा टफ हो जाता है आपका होम क्वार्टर मिलना।
चलिए सर, थोड़ा सा एक चीज़ और बताइएगा कि अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होता है तो आप थोड़ा सा किसी विशेष काम पे क्या वर्क करेंगे, अपनी तरफ से क्या करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा। एजुकेशन के फील्ड में क्या करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं उस बारे जी सर, बिल्कुल। सर अगर हो जाता, जो कि मेरी इच्छा है, तो बिल्कुल सर, जब हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है तो सर मैं चाहूँगा सर, मैं अपने जिस भी ज़िला में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में सर हमारी पोस्टिंग हो, मैं वहाँ सर शिक्षा के लिए कुछ अच्छे काम कर सकूँ, समाज के लिए कुछ अच्छे काम कर सकूँ, और महिलाओं के लिए कुछ अच्छे उत्थान के लिए कुछ अच्छे काम कर सकूँ। तो बिल्कुल करूँगा सर, अगर वो पावर मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइएगा, जिस तरह से बोलते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पार्ट में डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो सर उस चीज़ को, डिसीजन मेकिंग पावर को एक न्यू एस्पिरेंट किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकता है? क्या उसके लिए कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है, या लाइफ का एक्सपीरियंस जानने की ज़रूरत होती है, या सीनियर से बात करना कंपलसरी होता है? जी सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने, लाइफ का एक्सपीरियंस। जैसा सर हम पहले ही बोल चुके हैं कि सर ये मैराथन है, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है। पहला अगर कोई नया एस्पिरेंट आता है, उसके लिए भी काफ़ी सिलेक्शन लेते लेते सर 1-1.5 साल लग जाता है, 1.5-2 साल अगर पहले चांस में भी हो जाता है, तो काफ़ी लंबा टाइम है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है या कुछ करने की ज़रूरत है। थोड़ा एक्सपीरियंस लाइफ का होना चाहिए, लोगों से बात करने के अच्छे तरीके होने चाहिए, और सर पढ़ाई के दौरान इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि अगर क्लियर करने के बाद डिसीजन मेकिंग पावर का डिसीजन भी हम बना ही लेते हैं। अच्छा, कुछ सीनियर्स ये भी कहते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी में अगर भगवान ना करे आपका अगर नहीं हो पाए किसी भी कारणवश, कोई भी स्किल्स आपकी कमज़ोर है, तो आप उतने मेच्योर, उतने स्किल्स मैन हो जाते हैं कि आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सर, हमारे सर जी हैं, वो भी सर ये बात कहते हैं कि अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर एग्ज़ाम निकले ना निकले वो अलग बात है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, समाज के बारे में अच्छा जानकार बन जाते हो आप, अच्छा जानने लगते हो लोगों को। तो मुझे खुद ये पर्सनल फील हुआ है कि सिलेक्शन अपनी जगह पे है, लेकिन लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जरूर हो जाती है। डीके सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो यूपीएससी की तैयारी इंस्पिरेंट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट कर रहे हैं, तो वो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा अपसेट नहीं हो, क्योंकि देखिए लाइफ में हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यूपीएससी एक आपको मैच्योर इंसान, अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारी चीज़ें फ्री में सिखाती है। समझ रहे हैं कि आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, वो तो ठीक है, हुआ ना हुआ वो आपकी बात है, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान और प्लस में एक, जिस तरह से बोलते हैं, अपना जीवन यापन करने योग्य आपको बना ही देता है। सर आपने भी सुना होगा, कई लोगों के मुंह से आप लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम अगर वो सक्षम है इस चीज़ में, तो यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल इस मैराथन में उतर के देखना चाहिए कि कैसी है, कैसी दौड़ लगाने में कैसा है, क्या माहौल है। कुछ नहीं, अगर मैराथन आप नहीं जीते कोई बात नहीं, मंजिल का मजा तो आपको आएगा कम से कम। क्या बात है सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, क्या न्यू स्टूडेंट के लिए क्या एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी होता है? क्योंकि कुछ सीनियर्स उनको गाइडेंस करते हैं, कुछ फैमिली वाले गाइडेंस करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन स्टूडेंट बोलता है कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहता, मेरा मन नहीं लगता है, बाकी मैं क्लासेस कर लूँगा और बुक्स पढ़ लूँगा। क्या कंपलसरी है सर? जी सर, कंपलसरी तो नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को टाइम मिलता है ग्रेजुएशन के दौरान या वैसे टाइम पे, अगर कोई पहले तैयारी करना चाहता है, तो अगर उसे टाइम मिलता है एनसीईआरटी करने के लिए, देखो जरूरी नहीं है पढ़ना है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है तभी निकलेगा, नहीं, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि उनसे हमारा बैकग्राउंड क्लियर हो जाता है, हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है, तो हमें आगे टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, आगे तैयारी में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अगर टाइम मिले तो बिल्कुल पढ़ लें। जैसा कि सर ने बताया, क्योंकि एक यूपीएससी ना जो प्रीलिम्स होता है, उसमें देखिए आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, जियोग्राफी, इकोनॉमी की, साइंस टैग, करंट अफेयर, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा बेस आपका स्ट्रॉन्ग वहीं से हो जाएगा जो आप एनसीईआरटी क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर टाइम मिले तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन तक ऐसी सब्जेक्टें पढ़ी हैं जिनमें हमको डिस्क्रिप्टिव टाइप भी लिखना है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फील्ड अलग मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसमें कहते भी हैं, सर लोग भी बताते हैं कि अगर टाइम मिले तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, और उससे बेसिक नॉलेज भी बढ़ती है और यूपीएससी के लिए आगे हमारा बैकग्राउंड भी तैयार होता है। सर हमने प्रीलिम्स की बात की, मेंस की बात की, सीटेट की बात की, ठीक है ना,
अब थोड़ा सा बात थोड़ा इंटरव्यू पे थोड़ा सा हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि सर आप कोई स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, सबसे पहला भ्रम उनका ये होता है कि हिंदी माध्यम में नंबर कम मिलते हैं, इंग्लिश माध्यम में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। सर इसको क्लियर कीजिएगा। फिर उसके बाद में एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई बच्चा इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो क्या उसको अलग से कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है? किस तरह से वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर, किस तरह से भाषा शैली, किस तरह से कम्युनिकेशन उनको बना पाए, जिस तरह से वो कमीशन के जो क्वेश्चन का जवाब दे पाए। जी सर, पहले तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि क्या माध्यम का असर पड़ता है मार्क्स पे इंटरव्यू में। जी सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने इतना अच्छा माहौल बना दिया है सर। अब आप प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू, आप तीनों स्टेज पे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार माध्यम चुन सकते हैं। आप अगर मेंस इंग्लिश माध्यम में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश माध्यम में दे सकते हैं, बजाय आप इंटरव्यू हिंदी माध्यम में देना चाहते हैं तो आप हिंदी माध्यम में इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा। क्या किसी स्टूडेंट्स ने हिंदी माध्यम से प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा दी है तो इंटरव्यू में क्या वो अपना माध्यम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें आपके पास पूरा ऑप्शन रहता है। आप जिस माध्यम में अगर आप मेंस देना चाहें उस माध्यम में मेंस दे सकते हैं, जिस माध्यम में आप इंटरव्यू देना चाहें तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सर मुझे तो ये लगता है पर्सनल कि भाषा और माध्यम का कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नहीं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है कि दोनों, चाहे आप इंग्लिश लें चाहे हिंदी लें, हिंदी माध्यम हो, दोनों ठीक है, बैलेंस रहता है। सर 2020 पूरा कोविड में गया हुआ है, 2021 में भी कुछ मंथ के लिए लॉकडाउन रहा है, फिर उसके बाद में आने वाले में डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप बता रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट आ सकता है, थर्ड वेव। तो क्या सर उस पर यूपीएससी की मेरिट पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? जी सर, मेरिट पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जिन लोगों की पढ़ाई बाधित हो गई है कोविड के चक्कर में, तो सर हो सकता है वो लोग अपीयर ना हो पाए एग्जाम में। और सर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को भी लेके थोड़ा सा डाउट है, क्या प्रेजेंटेशन पहली जैसी रहेगी या थोड़ी बहुत कम रहेगी? जिस तरह से प्रेजेंटेशन रहेगी उसी तरह से सर मेरिट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रेजेंटेशन का सर बहुत असर पड़ता है। कुछ लोग नहीं आ पाएंगे अपीयर होने में एग्जाम, तो फिर ये डेफिनेटली बात आपकी सही है कि इस पर कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से पड़ेगा, कोविड का थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग अपीयर नहीं हो पाएंगे, कुछ लोग घर पे ही रहते हैं अपने। तो अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा लास्ट रहेगा आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, कि सर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नोट्स बनाना कितना कंपलसरी होता है, कितना ज़रूरी हो जाता है? क्या वो नोट्स बना सकता है? क्या वो बिना नोट्स के क्या तैयारी नहीं कर सकता? जी सर, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सर उसके लिए स्वामी विवेकानंद बनना पड़ेगा फिर एस्पायरेंट को। अच्छा, कि अच्छा। कि बिना नोट्स के तैयारी कर रहे याद रख हैं, लो। सारी चीज़ याद रख लो, क्योंकि मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने नोट्स भी बनाए हैं, मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, क्योंकि ये काफ़ी कंपलसरी हो जाता है आपके लिए कि जब आप पीटी फिल्म्स देने जा रहे हैं, अब 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो फिर आप सारा सिलेबस लेके रिवाइज नहीं कर सकते। फिर आपको सिलेक्टिव नोट जो आपने खुद बनाए हुए हैं, जिनसे आपको पता है कि आपने क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, किस चीज़ में आपको, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी पड़ते हैं। सर नोट्स एक वर्ड हो गया, शॉर्ट नोट्स है दूसरा वर्ड हो गया, सर थोड़ा सा डिफाइन कर पाएंगे हमको? बिल्कुल सर, नोट्स क्या होता है सर? एक तो होता है नोट्स की, हम क्लास नोट्स होते हैं, क्लास में जाते हैं तो वो नोट्स हो गए हमारे, या हमने कोई बुक से कोई अपना करेक्शन निकाल लिया, वो हो गया। तो सर कभी कभार क्या होता है कि हम उस नोट से भी कुछ सिलेक्टिव चीज़ें पॉइंट कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ें बार बार भूल रहे हैं, हम इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वो शॉर्ट नोट्स हो गए, वही सर काम आते हैं एग्जाम के टाइम पे। अच्छा, सर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि आपका जैसे एग्जाम का 1 मंथ रह गया है तो आप सारे नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते हैं, आप लोग कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ले लीजिए जो आप भूल रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर आपने क्लासेस ली हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सर थोड़ा सा एक चीज़ पर और मैं ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा भ्रम है जो अदर स्टेट से बच्चे तैयारी करते हैं। सर लाइब्रेरी का कितना योगदान रहता है यूपीएससी के फील्ड में, कि अगर कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी ज्वाइन करता है तो उसका कितना प्रॉफिट होता है उसके तैयारी में? सर यहाँ पर सर आके मैंने खुद जाना कि लाइब्रेरी भी होती है पढ़ाई के लिए, क्योंकि जहाँ हम थे सर वहाँ पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी यूज नहीं होती थी यूजली। तो मुझे लगता है कि यहाँ के मैं खुद लाइब्रेरी कर रहा हूँ, तो लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान रहता है सर तैयारी के दौरान, क्योंकि ये आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है, आपके लिए एक रेगुलरिटी चाहिए होती है तैयारी में, अच्छा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है। तो सर मुझे लगता है कि आसपास का माहौल अच्छा रहना चाहिए, लोगों को देख कर थोड़ा मोटिवेशन आता है लाइब्रेरी में। बजाय आप पढ़ तो सकते हैं रूम पे भी, बच्चे हैं साथ के दोस्त हैं, पढ़ते हैं रूम पे भी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लाइब्रेरी ऑप्शन है करने का तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे कंटिन्यूटी बनी रहती है, तैयारी का फ्लो बना रहता है और अच्छी मेहनत कर पाएंगे आप लाइब्रेरी करके। तो मेरे सारे दोस्त करते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो कि करना चाहिए।
तो ये डिस्कशन था डीके सर के साथ में। डीके सर ने अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया, और बाकी जैसे भी और भी जो कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में आपको बोल सकते हैं, हम लोग डीके सर से पूछ के उनका आंसर आप लोगों के लिए दे सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है ये सारी टॉकें, ये सारा डिस्कशन आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था डीके सर, आपने हमारे लिए 10 मिनट का टाइम निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली अभी फ़िलहाल में थोड़ा अब सर का पेपर हुआ है ऊपर से, तो उस वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। काफ़ी दिन से हम सर को बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। यू आर सेलेक्टेड इन 2021, आई होप। बाय बाय, टेक केयर।